अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, रसूल में खुशामदीद। क्लास 8 जियोग्राफ़ी चैप्टर नंबर 4 आज हम शुरू करने लगे हैं। इस चैप्टर का नाम है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। इस चैप्टर में बुनियादी तौर पर हम जो डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि पाकिस्तान की मेन इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, और अगर किसी एरिया में इंडस्ट्री लग जाए तो उसका उस एरिया में रहने वाले लोगों पे क्या असर होता है, बाहर से लोग किस तरह उस सिटी में या उस एरिया में आते हैं और वो सिटी डेवलप किस तरह होती है। एक छोटे सारे इलाके से एक शहर बन जाता है, सिटी बन जाती है, और वो सिटी जो है वो फिर अर्बनाइजेशन उसमें कैसे होती है। इसके अलावा हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के पाकिस्तान में देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में पूरा काम किस तरह होता है, कौन कौन सी मशीन्स हैं, क्या क्या काम करती हैं, वो क्या प्रोसेस होता है कपड़ा बनाने का, धागा बनाने का। ठीक है। इसके अलावा कॉटेज इंडस्ट्री पाकिस्तान की, वो भी हम डिस्कस करेंगे। कॉटेज इंडस्ट्री क्या होती है, कौन कौन पाकिस्तान में क्या क्या कॉटेज इंडस्ट्री क्या क्या चीज़ें प्रोड्यूस कर रही है, क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट कर रही है, पाकिस्तान की इंपोर्ट्स क्या हैं, एक्सपोर्ट क्या हैं, कौन कौन सी चीज़ें यानी कि हम दुनिया को देते हैं या और कौन कौन सी चीज़ें हम दुनिया से ख़रीदते हैं। और इसके अलावा हम मज़ीद ये भी डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में कि पाकिस्तान जो है वो किस तरह अपनी ख़ुद सेल्फ़ सफिशिएंट हो सकता है, मतलब यानी कि अपनी ज़रूरत की चीज़ें ख़ुद किस तरह प्रोड्यूस कर सकता है, और बाहर से जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उनको हम किस तरह कम कर सकते हैं। क्योंकि जब हम बाहर से चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो बुनियादी तौर पे हम अपने पैसे जो हैं वो दूसरे मुल्क को दे देते हैं या दूसरे मुल्क में भेज देते हैं। तो अगर पैसा हमारी अपनी कंट्री में रहेगा तो उसका फ़ायदा जो है वो हमें ही होगा, क्योंकि चीज़ें फिर जो हैं वो सस्ती होंगी क्योंकि पैसा हमारे पास होगा। लेकिन अगर हम चीज़ें इंपोर्ट करते हैं तो हम अपना पैसा बाहर भेज देते हैं, दूसरे लोग अमीर हो रहे हैं, दूसरी कंट्रीज़ अमीर हो जाती हैं, और हम जो हैं वो गुर्बत का शिकार रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि हमने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। शुरू करते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इंटरनेशनल ट्रेड हैव लॉन्ग बीन रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल ऑफ डेवलपमेंट for many countries. It is obvious that industrialization affects the composition of goods that a nation can produce, which then affects what goods can the nation trade. मतलब ये कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंटरनेशनल ट्रेड जो हैं वो किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर एक कंट्री कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर रही तो लोग तो बहरहाल उसमें रह रहे हैं, और लोगों की ज़रूरियात हैं, खाना है, कपड़ा है, पहनने के लिए कोई जूती वगैरह है, कपड़ा है, और रहने के लिए घर है, घर बनाने के लिए सामान चाहिए। ठीक है, सारा कुछ है, तो लोगों ने तो बहरहाल रहना ही है और लोगों ने तो अपनी ज़रूरियात को पूरा करना ही है। तो अगर एक किसी कंट्री में चीज़ें डेवलप ही नहीं हो रही, चीज़ें प्रोड्यूस ही नहीं हो रही, बन ही नहीं रही हैं, तो लोग क्या करेंगे, लोग फिर बाहर के मुल्क से, दूसरी कंट्री से उन चीज़ों को ख़रीदने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है उन्होंने अपना गुज़र बसर तो करना ही है। तो अगर कंट्री अपनी चीज़ खुद प्रोड्यूस नहीं कर रही तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब लोगों को फिर बाहर से मंगवाना पड़ेगा, और लोग जो हैं वो अपना पैसा बाहर दूसरे कंट्री को, दूसरी कंट्री के किसी कंपनी को दे देंगे, अपनी कंट्री को पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इधर कंट्री में तो चीज़ प्रोड्यूस ही नहीं हो रही। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंटरनेशनल ट्रेड के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है। अगर किसी कंट्री की अपनी इंडस्ट्री होगी, अपनी चीज़ें वो खुद प्रोड्यूस कर रहा होगा, तो उसको बाहर की दुनिया से पे रिलाई करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बड़ी एग्जांपल हमारे साथ हमारी नेबरिंग कंट्री चाइना है। चाइना अपनी हर चीज़ खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जिनके ऊपर चाइना का कंट्रोल नहीं है, नेचुरल चीज़ें जैसे ऑयल वगैरह हो गया, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम वगैरह, जिसके ऊपर चाइना का कंट्रोल नहीं है। ठीक है, इसी तरह कुछ और चीज़ें भी हैं जो कि लिमिटेशन है कि मतलब चाइना में वो चीज़ है ही नहीं, तो मजबूरी है दूसरे मुल्क से परचेज़ करना, वो तो बात समझ में आती है। लेकिन बाकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे कपड़ा हो गया, जूती हो गई, कंस्ट्रक्शन का सामान हो गया, इसके अलावा और लग्जरी चीज़ें हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हो गई, रहने की आसाइशें हो गई, है ना। अपनी हर चीज़ जो है वो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है, खुद प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरी नेशन जो है वो उसको, चाइना को कुछ भी कहते रहे तो उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता,
क्यों नहीं फ़र्क पड़ता? क्योंकि उनको पता है कि हम जो है वो सेल्फ सफिशिएंट है, हमें दुनिया की ज़रूरत नहीं है, दुनिया को हमारी ज़रूरत है। पाकिस्तान की अगर हम मेन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल मौजूद है, और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके हम जो है वो अपनी चीज़ें प्रोड्यूस कर सकते हैं। करते हैं या नहीं करते वो अलग बात है, रिसोर्सेज की कमी है, डिफरेंट चीज़ें वो आगे जाके हमने डिस्कस करनी है। लेकिन ये है कि रॉ मटेरियल पाकिस्तान में काफ़ी मौजूद है। रॉ मटेरियल कहते हैं ऐसे सामान को जो कि बगैर किसी प्रोसेस के अभी मौजूद होता है। जैसे लेट सपोज़ के अगर कपड़ा है तो कपड़ा जो है वो किससे बनता है? कॉटन से बनता है। तो कॉटन जो है वो पाकिस्तान प्रोड्यूस करता है। तो कॉटन क्या है? एक रॉ मटेरियल है, ठीक है। इसी तरह अगर बात करें आटे की, तो आटा जो है वो किससे बनता है? गंदम से बनता है। गंदम क्या है? रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल समझ आया कि ऐसी चीज़ जो कि जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जिसको प्रोसेस करके दूसरी नई चीज़ें हम बनाते हैं। पाकिस्तान की दो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जो इसमें एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और एक स्टील इंडस्ट्री है। इसके अलावा पाकिस्तान की दीगर इंडस्ट्रीज़ में फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, शुगर इंडस्ट्री है, ठीक है। तो ये और भी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ी जो इंडस्ट्री है ना पाकिस्तान की, वो दो हैं, एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है और एक स्टील इंडस्ट्री है। इसके अलावा शुगर इंडस्ट्री और सीमेंट इंडस्ट्री भी पाकिस्तान में मौजूद है। तो अगर हम रिलेशनशिप चेक करें इंडस्ट्रियलाइजेशन का इमिग्रेशन और अर्बनाइजेशन के साथ, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच एन इकोनॉमी इज़ ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन एग्रीकल्चरल इकोनॉमी टू एन इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी। इंडस्ट्रियलाइजेशन वो प्रोसेस है, वो अमल है जिसके ज़रिए किसी भी कंट्री की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी से इंडस्ट्रियल बेस्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट हो जाती है। इंडस्ट्रियल लाइफस्टाइल जो है वो मॉडर्न लाइफस्टाइल है, और एग्रीकल्चरल लाइफस्टाइल जो है वो प्रिमिटिव लाइफस्टाइल है, यानी कि पीछे का लाइफस्टाइल है। अब अगर हम बात करें बेनिफिट की, तो दोनों जो हैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। एग्रीकल्चर भी इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पुराने ज़माने में एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री होती थी, और लोग जो है वो कंट्रीज़ जो हैं, कंट्रीज़ तो उस वक्त नहीं होती, किंगडम्स होते थे। तो किंगडम्स जो हैं वो अपनी एग्रीकल्चर पे फोकस करते थे। जिसके पास ज़्यादा अनाज वगैरह होता था, उसके लोग जो हैं वो ज़्यादा खुशहाल वगैरह होते थे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है लोगों को जो है वो एसी, फ्रिज, टीवी, इंटरनेट वगैरह से गर्ज नहीं थी होती है। उनको अपने खाने पीने से गर्ज होती थी, उनको अपने पहनने से गर्ज होती थी, ठीक है। तो जब हालात बदले और ज़माना बदला, तो इसके साथ साथ लोगों की ज़रूरियात भी बदलना शुरू हुई। अब लोगों की ज़रूरियात बदली मॉडर्न टेक्नोलॉजी से, तो अब लोगों को मॉडर्न टेक्नोलॉजी चाहिए। अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी मतलब मोबाइल है। अगर किसी के पास खेत हैं, एग्रीकल्चर कर रहा है, फार्मिंग कर रहा है, तो फार्मिंग के लिए उसके पास 80 किले की ज़मीन है, लेकिन उसकी ज़रूरत क्या है? उसकी ज़रूरत मोबाइल है। खाने के लिए तो वो तो है, तो मोबाइल है। तो वो क्या करेगा? वो 80 किले की जो ज़मीन है उसके ऊपर वो एग्रीकल्चर करेगा, उसे प्रॉफिट, उसको फिर बेचेगा, उसे प्रॉफिट लेगा। वो जो प्रॉफिट लेगा, उस प्रॉफिट का जाके वो प्रॉफिट लेके जाके तो वो मोबाइल ख़रीद लेगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि पाकिस्तान में मोबाइल बनते नहीं हैं। मोबाइल आते हैं बाहर की कंट्री से, चाइना से आते हैं, इंडिया से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, यूके, जर्मनी वगैरह से आते हैं। तो वो जो उसने एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन की, उसने सारी मेहनत की, पैसा कमाया, फिर उसको बेचा वगैरह वगैरह, सारा कुछ करके उसने मेहनत करके पैसा कमाया। पैसा कमा के उसने पैसा बजाय इसके कि अपने मुल्क में देता, उसने दूसरे मुल्क को दे दिया। वो पैसा जो है वो उठ के लो जी वो चला गया बाहर। उसके हाथ में एक मोबाइल आ गया जो कि उसने 2-3 साल यूज़ किया, और उसके बाद उसने फेंक दिया, और वो पैसा हो गया ख़त्म। तो फ़ायदा क्या हुआ? मुल्क का फ़ायदा हुआ? कुछ भी नहीं फ़ायदा हुआ, ठीक है। उल्टा नुकसान हुआ कि वो जो पैसे जो कि मुल्क में आने थे वो पैसे बाहर चले गए। नुकसान ही हुआ, कंट्री को नुकसान हुआ, इकोनॉमी को नुकसान हुआ, ठीक है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम कोई भी कंट्री अपनी इकोनॉमी को एग्रीकल्चर से मूव करवाती है इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ, ठीक है। अगर 80 किले ज़मीन है, तो उसके ऊपर जो एग्रीकल्चर हो रही है, उस 80 किले में अगर फैक्ट्री लगी हो, मोबाइलों की फैक्ट्री लगी हो, तो धड़ाधड़ मोबाइल प्रोड्यूस हों, और पूरे पाकिस्तान में मोबाइल जो है वो लोगों को सस्ते मिले।
इंडिया हमारा साथ जो नेबर है, इंडिया में टाटा कंपनी है, टाटा ने सेम यही काम किया। टाटा जो है वो सिलाई मशीन, सिलाई मशीन की सुई से लेकर गाड़ियाँ, ट्रक, शिप, बड़े बड़े कंटेनर शिप्स तक टाटा जो है वो बनाती है। ठीक है, टाटा कंपनी जो इंडिया की है उस, और टाटा ने इंडिया को रेवोल्यूशनलाइज करके रख दिया है। इंडिया भी कोई आसमान से नहीं उतरा, हमारे साथ ही इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था। हम 14 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे, इंडिया जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। फ़ायदा क्या हुआ? अगर हम कंपैरिजन देखें तो इंडिया जो है वो कहाँ का कहाँ पहुँचा हुआ है और हम जो है वो किधर हैं। इंडिया जो है वो दुनिया की पावरफुल तरीन इकोनॉमीज़ में इंडिया का शुमार होता है, और हम जो है वो अभी भी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में शामिल होते हैं। तो क्यों? क्योंकि इंडिया ने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली, पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन में पीछे रह गया। अगर हम कुछ बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन में जो चीज़ें लगती हैं, तो सबसे पहले तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए चाहिए होता है कैपिटल। कैपिटल यानी कि पैसा। ठीक है, अगर पैसा ही नहीं होगा तो मशीनरी कहाँ से ख़रीदेंगे आप, बाकी लोगों को तनख्वाह कहाँ से देंगे, रॉ मटेरियल कैसे ख़रीदेंगे। अच्छा, अगर आपने चीज़ प्रोड्यूस भी कर लिया है तो आप उसको लेके मार्केट में मंडी तक कैसे लेके जाएंगे, उसके लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए। इसके अलावा आपको प्रोड्यूस करने के लिए बिजली चाहिए, बिजली का आपको बिल देना होगा। तो अगर आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप जो है वो उसका क्या, बाकी चीज़ों का क्या अचार डालेंगे। ज़मीन आपके पास है पर आपके पास उस ज़मीन में इंडस्ट्री लगाने के लिए पैसा कोई नहीं। तो सबसे पहली नंबर 1 चीज़ ये आ गई कि आपको चाहिए होता है कैपिटल यानी कि पैसा। नंबर 2 उसके बाद आ जाता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मैंने आपको समझा दिया, ऐसा मटेरियल जिसे हम चीज़ें बनाते हैं, जिसको हम प्रोसेस करके अपने यूज़ में लेकर आते हैं, क्योंकि एज अ रॉ मटेरियल हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। मतलब अगर मैं आपको जो है वो, आप आओ किसी होटल पे जाओ और आप जो है वो कहो कि यार मज़ेदार सारा जो है ना वो चिकन कढ़ाई बना के ले आओ, ठीक है। अच्छा, वो चिकन कढ़ाई बना के आपके सामने रख देता है, आप कहते हो कि खाना किसके साथ है, तो वो आपको जो है वो शापर के अंदर गंदम भर के तो ला के आपको के सामने रख दे। आप कहोगे भाई मैं इस गंदम का क्या सार में मारूं, मैं इस गंदम का क्या करूं, रॉ मटेरियल है ना। आप क्या गंदम को चबाएंगे, कढ़ाई के साथ गंदम को चबाएंगे? नहीं कर सकते ना, मतलब समझ नहीं आती, बाद में समझ आती। इसी तरह का बिरयानी है, आपको, आप दुकान वाले के पास जाओ, उसे कहो कि जी बिरयानी की प्लेट दे दे मुझे, वो आपको 1 कप में कच्चे चावल डाल दे, साथ में चिकन की बोटियां जो है वो आपको दे दे, और साथ नमक, मिर्च, हल्दी वगैरह सारा कुछ जो मसाले वगैरह वो सारे आपको पकड़ के वहाँ पे दे दे, ठीक है। और आपको कहे लो जी बिरयानी खा लो, आपको भाई मैं इसको क्या सर में मारूं, ये क्या तुम बदतमीज़ी कर रहे हो, मुझे पकी हुई बिरयानी चाहिए, ठीक है। तो रॉ मटेरियल आपके किसी काम के नहीं है, लेकिन वो रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करके फिर आप इस्तेमाल में लेकर आते हो। तो इंडस्ट्री में चीज़ें बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, तो और रॉ मटेरियल पैसे से ख़रीदने हैं। नंबर 3 लेबर। अच्छा, आपके पास पैसा भी है, आपके पास रॉ मटेरियल भी हैं, अब उस रॉ मटेरियल को यूज़ करके बनाने के लिए, चीज़ बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? लेबर चाहिए, यानी कि काम करने वाले लोग चाहिए। तो काम करने वाले लोग ही नहीं होंगे तो आपने क्या छनकना बनाना है? कुछ भी नहीं बना सकते, राइट। तो मतलब समझ ये आई कि आप जो है वो कुछ भी नहीं कर सकते अगर आपके पास काम करने के लिए लेबर ना हो। नंबर 4 ट्रांसपोर्ट। अच्छा, आपके पास पैसा भी है, आपने रॉ मटेरियल भी ख़रीद लिया, आपके पास काम करने वाले बंदे भी हैं, लेकिन अगर आपने और आपने चीज़ बनाई, अब आपके पास चीज़ को जो आपने बनाई है, उस बनी हुई चीज़ को आप मार्केट तक, मंडी तक पहुँचा ही नहीं सकते, आप मंडी तक लेके जा ही नहीं उसको सकते, तो फिर आपका उस चीज़ का क्या, वो वहीं पे पड़ी रहेगी, आपके पास पड़ी रहेगी और वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है, एक्सपायर हो जाएगी या ख़राब हो जाएगी, वट। तो आपको ट्रांसपोर्ट भी चाहिए होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, इंडस्ट्री को चलने के लिए ट्रांसपोर्ट जो है वो भी इक्वल पार्ट प्ले करती है। अच्छा, आपके पास कैपिटल भी है, आपके पास रॉ मटेरियल भी है, आपने बंदे भी इकट्ठे कर लिए, आपने ट्रांसपोर्ट का भी बंदोबस्त कर लिया, पर आपके पास पावर कोई नहीं है, बिजली कोई नहीं है। चीज़ें मशीन चलाने के लिए बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, पावर चाहिए, वो आपके पास कोई नहीं है, तो आप क्या करेंगे? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि ये जो 5 चीज़ें हैं ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है। किसी भी एक चीज़ के बगैर इंडस्ट्री चल नहीं सकती,
ठीक है। और यही पाकिस्तान की यहाँ पर हम अगर इसको डिस्कस भी कर लें कि पाकिस्तान यहाँ पे मार क्यों खा रहा है, तो वो इसी वजह से मार खा रहा है। पहली चीज़ तो ये है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम इंडस्ट्री लगा सकें। अच्छा, हम बाहर दूसरे कंट्रीज़ वगैरह से, सऊदी अरब से, दुबई से, चाइना से, आईएमएफ से कर्ज़े शर्ज़े पकड़ पुकड़ के हम कोई बंदोबस्त कर लेते हैं पैसे का, इंडस्ट्री लगाने का। रॉ मटेरियल हमारे पास, चलो हम मान लेते हैं कि जी हाँ भाई रॉ मटेरियल तो हमारे पास अच्छा खासा है, ठीक है जी, मान लिया। लेबर भी हमारे पास काम करने वाली, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, लोग जो है वो जॉब की तलाश में घूमते फिरते रहते हैं। अच्छा, तो लेबर का भी बंदोबस्त हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट, माशाल्लाह पाकिस्तान में आपको पता है ट्रांसपोर्ट कैसे चलती है। 1940 के ट्रक्स आज भी आपको सड़कों पे नज़र आते हैं धुआं छोड़ते हुए। वो जो हमारे इन्वायरमेंट का बेड़ा गर्क कर रहे हैं वो तो एक बात ही अलग है, लेकिन बहरहाल चले जैसे जो भी है, ट्रांसपोर्ट हमारे पास है। अगर ट्रक नहीं है तो गधा गाड़ी तो है ही है ना फिर, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट का भी कोई मसला नहीं है। लेकिन असल चीज़ फिर आगे आ जाती है पावर। बिजली कोई नहीं, गैस कोई नहीं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन कैसे होगी? डैम बनेंगे। डैम के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अब आपके पास प्रॉब्लम ये आ गई कि आपने कर्ज़ा लिया, पैसे लिए। अब वो कर्ज़े के पैसे जो हैं वो आपने अब वापस भी करने हैं। अब आपके पास सवाल ये पैदा हो गया कि आप उस पैसे को इंडस्ट्री में लगाएं, या उस पैसे के आप डैम बनाएं, या सोलर पावर पैनल लगाएं, या आप विंड एनर्जी से किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यानी कि पावर प्रोड्यूस करें, या आप इंडस्ट्री लगाएं। अच्छा, आप कहते हैं जी पावर प्रोड्यूस करते हैं। अच्छा जी, आपने पावर प्रोड्यूस करनी शुरू की, पावर लोगों के घरों में देना शुरू कर दिया। अच्छा, लोगों के घर तो चल गए, लेकिन उस पावर से इतना पैसा नहीं आ रहा, इतना प्रॉफिट नहीं आ रहा कि आप वो कर्ज़ा भी अदा कर सकें, और आप जो कर्ज़े के ऊपर इंटरेस्ट है वो भी आप अदा कर सकें। नतीजतन क्या हुआ? आपको वो कर्ज़ा अदा करने के लिए मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ा। मज़ीद कर्ज़ा लेंगे, उस पिछले कर्ज़े का देंगे, फिर अब वो अज़ाब पड़ गया कि उस कर्ज़े को कैसे दें। तो इस तरह आप एक ऐसे अजीबो गरीब किस्म के साइकिल में फंस जाते हैं। कंट्री जो है वो इतने अजीबो गरीब किस्म के साइकिल में फंस जाती है कि निकलने का कोई समझ ही नहीं आती है कि अब ये निकलें कहाँ से, या किस तरीके से इसको ओवरकम किया जा सके। बहुत बड़ा मसले पैदा हो जाते हैं, ठीक है। और अगर पावर को छोड़ के इंडस्ट्री पे पैसा लगा दिया जाए कि अच्छा लो भाई यहाँ पे इंडस्ट्री लगा दी जाती है। अच्छा, अब इंडस्ट्री लगा दिया, सारा कुछ कर दिया, और इंडस्ट्री को चलाने के लिए पावर कोई नहीं, ठीक है। तो फिर क्या होगा? फिर लोड शेडिंग की जाएगी। जो इलाके हैं, शहरी इलाके हैं, दही इलाके हैं, जहाँ पे लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है, उनकी बिजली बंद कर दी जाएगी, और उस बिजली को जो है वो इंडस्ट्री को दे दिया जाएगा। अब इंडस्ट्री तो चल पड़ी है, लेकिन लोग जो हैं वो सर पकड़ के तो बैठ गए हैं कि अब बिजली नहीं आती, क्या करें क्या करें क्या करें। बच्चे गर्मी से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, फिर गैस पे कन्वर्ट कर लें। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, गैस पे कन्वर्ट कर लें। गैस तो हमारे पास है। अच्छा जी, गैस हमारे पास है, वो माशाल्लाह हमने गैस के ऊपर इंडस्ट्री चला के हमने अपने गैस के वे रिजर्व को ख़त्म कर लिया है। जो कि सुई से हमारी गैस निकल रही थी, वो एक एस्टिमेट के मुताबिक 2050 तक हम जो अपने गैस के रिजर्व हैं उनको भी डिप्लीट किए बैठे होंगे। तो इस वजह से अब क्या हुआ है? अब गैस की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है। गैस नहीं आती है, वो गैस इंडस्ट्रीज़ को दी जा रही है। लोग जो हैं वो खाना खाने के लिए बैठे हुए हैं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए गैस आती है। उसके अंदर बच्चे भी रो रहे हैं, माँ खाना पका रही है, बच्चे रो रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रही, बच्चों को चुप करवाया जाए या खाना बनाया जाए, क्योंकि गैस तो सिर्फ 1 घंटे के लिए आई है। अब 1 घंटे के अंदर जो है वो खाना तैयार करना है। बाज़ खाने 1 घंटे के अंदर तैयार हो जाते हैं, बाज़ को ज़रा थोड़ी देर लगती है पकने के लिए। ऑब्वियसली कुकिंग का अपना अपना टाइम है। तो अब खाना कौन सा बनना है? खाना वही बनेगा जो कि 1 घंटे के अंदर अंदर पक सके। जो दूसरे खाने हैं जिनको ज़्यादा टाइम चाहिए कुकिंग के लिए, वो खाना पक ही नहीं सकता। अच्छा, जिनके पास थोड़ा सा प्रॉफिट है वो तो चलो सिलेंडर वगैरह का अल्टरनेटिव गैस सोर्स का यूज़ कर लेंगे, लेकिन गरीब आदमी कहाँ जाए? कहीं भी नहीं जा सकता। तो ये इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तरह से एक आम आदमी की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है। ये फैक्टर्स जो इनपुट्स हैं, ये इनपुट्स एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, और इनको पूरा करने के लिए सफरिंग होती है। या पॉपुलेशन सफ़र करती है, या गवर्नमेंट सफ़र करती है, ठीक है। और अल्टीमेटली चाहे पॉपुलेशन सफ़र करे, चाहे गवर्नमेंट सफ़र करे, नुकसान कंट्री का होता है, ठीक है। अब ये तो सारे उसके कॉजेज़ हो गए, इफ़ेक्ट्स हो गए, सारी बातें हो गई, डिस्कशन हो गई।
बात करें अगर हम कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से इमिग्रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है। इमिग्रेशन किसको कहते हैं? इमिग्रेशन इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स बिकम परमानेंट रेजिडेंट्स और सिटीजन्स ऑफ अनदर कंट्री। इमिग्रेशन वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए आप एक शहरी हैं, आप किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं और वहाँ पे जाके उस कंट्री में सेटल हो जाते हैं और उस कंट्री की नेशनैलिटी ले लेते हैं और उस कंट्री के शहरी बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमिग्रेशन। ठीक है, अब लोग इमिग्रेशन क्यों करते हैं? नंबर वन, बेहतर रोज़गार की तलाश में। इमिग्रेशन होती क्यों है? इमिग्रेशन होती ही इस वजह से है क्योंकि आप जिस कंट्री में रह रहे हैं वहाँ पर इतनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, वहाँ पे काम करने के लिए, रोज़गार करने के लिए जगह नहीं है। लेट सपोज आप एक स्टूडेंट हैं, आपका शौक है इंजीनियरिंग करने का। अच्छा, आप बड़े हुए, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया, बेहतरीन आपने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर ली। अब आप आए हैं, अब आप देख रहे हैं अच्छा इंजीनियरिंग की डिग्री तो मैंने कर ली है पर मैं जॉब कहाँ पे करूँ? जॉब करने के लिए तो कुछ है ही नहीं। तो क्या हुआ? तो आपने उस डिग्री का अचार डालना है जब आपके पास जॉब करने के लिए जगह ही नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर आप जो है वो जॉब कर सकें और अपनी उस डिग्री का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? आपको मजबूरी के तौर पे दूसरी किसी कंट्री में जाना पड़ेगा जहाँ पर इंजीनियरिंग की जॉब है और वहाँ पे जाके आप काम कर सकेंगे और पैसा कमा सकेंगे और अपने घर वालों को जो है वो सपोर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो इमिग्रेशन जो है वो होती है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। जिस कंट्री में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगी, इमिग्रेशन वहाँ पर ज़्यादा होगी, लोग ज़्यादा वहाँ पे मूव करना शुरू करेंगे। लोग यूरोप में, कनाडा में, अमेरिका में क्यों जाते हैं? सिर्फ इस वजह से जाते हैं क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन है, या वहाँ पे लोग जाके जॉब कर सकते हैं, जॉब करके पैसा कमा सकते हैं और वो पैसा जो है वो पीछे पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भेज सकते हैं, अपनी फैमिली को भेज सकते हैं और उनको सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इमिग्रेशन का रिलेशनशिप है इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ। अच्छा, और तीसरी चीज़ है अर्बनाइजेशन। Urbanization is the growth and development of cities when large number of people become permanently settled in relatively small areas forming cities. अर्बनाइजेशन वो प्रोसेस है कि जिसके अंदर एक छोटा सारा कस्बा या गांव, अगर उसके अंदर इंडस्ट्री लग गई है तो उसमें काम करने वाले लोग हैं। अब लोग जो हैं वो ऐसा तो नहीं हो सकता कि 20-20, 25-25 किलोमीटर दूर से उठ के रोज़ाना आते फिरें, टाइम भी ज़ाया, इसके अलावा फ्यूल ज़ाया। तो लोग क्या कोशिश करते हैं, लोग कोशिश करते हैं कि जहाँ पे हम जॉब कर रहे हैं उसके पास पास ही कहीं हमारा घर भी हो जाए, तो वो सेटलमेंट शुरू हो जाती है। इस तरह लोग जो हैं वो माइग्रेट करना शुरू हो जाते हैं शहरों की तरफ, सिटीज़ की तरफ। और इस तरह जब वो सिटीज़ में आते जाते तो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती है तो रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, और रिसोर्सेज कम होते हैं तो मसले वगैरह अलहदा पड़ते हैं, लेकिन उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर छोटे सारे इलाके में जब ज़्यादा सारे लोग हो जाते हैं तो उनकी डेंसिटी, सिटी की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, और लोग जो हैं वो अट्रैक्ट होते हैं इंडस्ट्री के साथ। अब जैसे लाहौर है, लाहौर की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि लाहौर में इंडस्ट्रीज़ हैं, काम करने के लिए लोगों के पास रोज़गार के मौके हैं। लाहौर चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जॉब वगैरह कर रहे हैं और वहीं पे रह भी रहे हैं। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन की, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से हो गई अर्बनाइजेशन, यानी कि शहर जो हैं वो बड़े हो गए, शहरों की आबादी बढ़ गई। आबादी बढ़ने के साथ उनका एरिया भी इंक्रीज़ हो गया। अब जाहिर सी बात है नए नए लोग आते जाएंगे तो वो क्या सर के ऊपर तो नहीं ना बैठेंगे, उन्हें जाहिर सी बात है अपने घर बनाने होंगे, तो वो पास पास जिसको जहाँ पे जगह मिलती जाएगी शहर के करीब करीब, वो वहाँ वहाँ पे वो जगह ख़रीद के अपना जो है वो घर बनाता जाएगा। तो इस तरह डेकेड आफ्टर डेकेड, सालों साल वो शहर जो है वो बड़े होते 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 बहुत बड़े होते जाते हैं। ठीक है, लाहौर अगर आप कभी विज़िट करें तो आप देखेंगे कि पुराना लाहौर क्या है और मॉडल टाउन, जौहर टाउन और बहरिया टाउन वगैरह, ये जितनी भी सोसाइटीज़ बनी हैं नई, ये सारी न्यू सोसाइटीज़ बनी हैं। ठीक है, और अब लाहौर जो है वो इतना ज़्यादा फैला हुआ है। किसी भी और शहर की एग्जांपल आप ले सकते हैं, बड़े शहर की, सारों में यही है। कराची का यही सूरत हाल है, हैदराबाद की यही सूरत हाल है। ठीक है, सरगोदा की, फैसलाबाद, गुजरांवाला, सियालकोट,
पेशावर, ये सारे सिटीज़ जो हैं वो इसी तरह ग्रो किए हैं। इस्लामाबाद हो गया, रावलपिंडी हो गया, ये सारे शहर बने ही इस तरह हैं कि वहाँ वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लगीं, कारखाने लगे, फैक्ट्रीज़ लगीं, काम करने के लिए लोगों ने माइग्रेट करना शुरू किया और फिर वहीं पे शादी की और उधर ही अपना घर बनाया और वहीं पे रहने लग पड़े। और उनके बच्चे भी बड़े हुए, उन्होंने भी वहीं पे रहना शुरू कर दिया। पॉपुलेशन ग्रो होती गई, शहरों की का जो वॉल्यूम है, शहरों की जो शहरियों की जो तादाद है वो इंक्रीज़ होने लग पड़ी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का इस तरह अर्बनाइजेशन के साथ भी एक बहुत गहरा ताल्लुक़ है। तो आज के लिए लेक्चर के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।